कहीं दोस्तों, हम इस वीडियो में मध्यकालीन भारत को समझेंगे। सबसे पहले मध्यकालीन ऐतिहासिक रचना और उनके रचनाकार के बारे में जान लेते हैं। किताब उल हिंद यह रचना है और जिसके रचनाकार अल बरूनी है। और इसमें क्या विषय वस्तु चर्चा की गई इसके बारे में जरा समझेंगे। इसमें भारत के धार्मिक और सामाजिक जीवन के विस्तृत वर्णन के साथ साथ यहाँ के ज्ञान और विज्ञान की भी विस्तृत व्याख्या की गई है। दूसरा राजतरंगिणी है। राजतरंगिणी के रचनाकार कल्हण थे और इसमें कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन किया गया है। अगला नाम गॉड वहो जो वाकपति के द्वारा रचित है। कन्नौज के शासक यशोवर्मन के बारे में इसकी जानकारी मिलती है। रामचरित संध्याकर नंदी के द्वारा रचित है। पाल वंश के शासक रामपाल के जीवन के संबंध में इसमें चर्चा की गई है। तबकात नाशरी मिन्हास उस सिराज इसके रचनाकार हैं और इस रचना में इस्लाम के उदय से पूर्व काल के पैगंबरों का वर्णन और मुसलमानों का इतिहास भी वर्णित है। तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी, इनमें बलबन के शासन में आने से आरंभ होने वाली घटनाओं का विवरण मिलता है। खजायन उल फुतूह इसके रचनाकार अमीर खुसरो हैं। अलाउद्दीन खिलजी के विजयों का वर्णन इसमें प्राप्त है। अगला नाम तुगलकनामा है जो अमीर खुसरो द्वारा रचित है। तुगलक वंश के सत्तारूढ़ होने की घटनाओं का वर्णन इसमें है। नूह सिपहर यह अमीर खुसरो की रचना है। अमीर खुसरो की 3 रचना अपने क्रम से देखा। खजायन उल फुतूह, तुगलकनामा और नूह सिपहर अमीर खुसरो की रचना है। भारत की जलवायु, रहन सहन, कृषि, वेशभूषा आदि का वर्णन इसमें है। फुतुह उल सलातीन ईसामी की रचना है। गजनी राज्य के उदय से लेकर बहमनी राज्य की स्थापना तक की घटनाओं का वर्णन इसमें है। फतवाए जहानदारी यह जियाउद्दीन बर्नी की महत्वपूर्ण रचना है। इसमें सल्तनतकालीन राजनैतिक दर्शन और प्रशासन का उल्लेख है। किताब उल रहला की अगर बात करें, यह इब्न बतूता मोरक्कन अफरीकी इनके द्वारा रचित है। मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तिगत जीवन, प्रशासन, सामाजिक जीवन आदि का उल्लेख इसमें वर्णित है। तारीख शेरशाही अब्बास खां शेरवानी के द्वारा रचित है। अकबर के आदेश पर उसी के दरबार में लिखी गई थी। शेरशाह के शासन और प्रशासनिक कार्यों की जानकारी यहाँ जानकारी का यह सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा रचित है। यह 3 भाग में है। प्रथम भाग में अकबर के पूर्वगामी शासकों का इतिहास एवं दूसरे भाग में अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं का वर्णन तथा तीसरे भाग जिसको आईने अकबरी के नाम से जानते हैं, जिसमें अकबर द्वारा प्रतिपादित शासन प्रणाली, कानून, नियम आदि का वर्णन है। बादशाहनामा मोहम्मद अमीन काजवीनी, अब्दुल हामिद लाहौरी तथा मोहम्मद वारिस। शाहजहां के काल का इतिहास है। यह मोहम्मद अमीन काजवीनी ने शाहजहां के प्रथम 10 वर्षों का इतिहास लिखा है। उसके पश्चात अगले 10 वर्षों का विवरण अब्दुल हामिद लाहौरी ने किया है तथा मोहम्मद वारिस ने शाहजहां के संयुक्त इतिहास का वर्णन किया, परंतु 20 वर्षों के बाद का इतिहास उसने स्वतंत्र होकर लिखा है। नुस्खा ए दिलकुशा भीमसेन द्वारा रचित है। औरंगजेब के समय में दक्षिण भारत के इतिहास का वर्णन तथा मुगल मराठा संघर्ष का उल्लेख इसमें वर्णित है। बल्लाल चरित आनंद भट्ट द्वारा रचित है। इसमें बंगाल के सेन वंश का वर्णन मिलता है, जबकि पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई द्वारा रचित हैं। इनमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन है तथा संयोगिता संग उनके प्रेम का वर्णन है। मोहम्मद गौरी तथा उसे बंदी बनाकर गजनी ले जाने तथा शब्द भेदी बाण द्वारा मोहम्मद गौरी को मारने का वर्णन इसमें किया गया है। तो ये थे महत्वपूर्ण रचनाकार और विषय वस्तु। प्रश्न संख्या 1 की ओर चलते हैं। इनसे जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है इसका देखिए, इसका सही आंसर होगा अब्दुल रजाक तुर्की से संबंधित नहीं थे। इब्न बतूता मोरक्को से संबंधित हैं। मार्को पोलो इटली से संबंधित है। नूनीज जो है पुर्तगाल से हैं। तो सी वाला ऑप्शन गलत है। प्रश्न संख्या 2 की ओर है। भारत में मुस्लिम शासन व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक माना जाता है तुर्कों को। प्राचीन भारत की अपेक्षा मध्यकालीन भारत का इतिहास अधिक सरलता से जाना जा सकता है, जिसका मुख्य कारण साहित्यिक स्रोतों की उपलब्धता है। ऑप्शन नंबर बी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 4 की ओर है। अरबों द्वारा सिंध की विजय का इतिहास हमें किस ऐतिहासिक रचना में सर्वप्रथम मिलता है? चचनामा में,
प्रश्न संख्या 5 की ओर है। तबकात-ए नासिरी, जिसमें मोहम्मद गौरी की भारत विजय और दिल्ली सल्तनत का 1260 ईस्वी तक का इतिहास मिलता है, का लेखक था मिन्हास उज सिराज। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 6 की ओर है। तारीख उल हिंद, जिसमें 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान तथा धर्म का आंखों देखा सजीव वर्णन किया गया है, ये लेखक कौन थे? तो अल बरूनी। ऑप्शन नंबर डी होगा। 7वां प्रश्न। मोरक्को यात्री इब्न बतूता, जो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में न्यायिक पद पर आसीन था, उसने किस पुस्तक की रचना की? तो किताब उल रहला की रचना की। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न संख्या 8 की ओर है। किस विदेश यात्री को प्रकृति प्रेमी माना जाता है, जिसने अपनी रचनाओं में भी पशु पक्षियों, वनस्पति आदि का सुंदर वर्णन किया है? इसका आंसर होगा इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 9 की ओर है। किसकी आत्मकथा के बारे में इतिहासकार लेन पुन ने लिखा है कि उसकी आत्मकथा उन बहुमूल्य लेखों में से एक है जो समस्त युगों में बहुमूल्य रही है? इसका आंसर होगा बाबर। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 10 की ओर है। हुमायूं नामा किसकी रचना है? गुलबदन बेगम की रचना है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 11। बादशाहनामा में किस मुगल सम्राट के राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन का वर्णन मिलता है? शाहजहां के। ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 12 की ओर है। अकबरनामा की रचना किसने की है? अब्दुल फजल ने की है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 13 की ओर है। अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था? देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगले हम टॉपिक की बात करें तो अरबों द्वारा सिंध की विजय, इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं। पहला, अरबों द्वारा भारत विजय का कारण था, यानी अरबों द्वारा भारत विजय का क्या कारण था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जो है, देश में किसी सर्वोच्च शक्ति का अभाव, यह सही था। सिंध शासक ताहिर की अदूरदर्शिता, यह भी सही था। मुसलमान नेतृत्व का कुशल होना, यह भी सही था। यानी उपयुक्त सभी, इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के समय सिंध का राजा था, इसका सही जवाब होगा दाहिर। ऑप्शन बी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 3। किसके नेतृत्व में अरबों ने सिंध पर हम पहला सफल अभियान किया था? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, मोहम्मद बिन कासिम। प्रश्न संख्या 4 की ओर है। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंध के किस क्षेत्र को जीता था? प्रश्न संख्या 4 का सही आंसर ऑप्शन ए है, देवल होगा। प्रश्न संख्या 5 की ओर है। किस अभियान के दौरान उस क्षेत्र को जीतकर मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर की दूसरी पत्नी लाड देवी और दाहिर की दो पुत्रियां सूर्या देवी और परमल देवी को बंदी बनाकर दमिश्क में खलीफा के पास भेजा, जो अंत में उसकी मृत्यु का कारण बनी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मणवाद। ऑप्शन नंबर बी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 6 की ओर है। सिंध की विजय के प्रभाव के संबंध में किसने कहा कि सिंध को अरबों ने विजित तो किया, परंतु यह विजय ऐतिहासिक और इस्लाम की घटना मात्र ही रही? यह इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, लेनपुन। यह घटना लेनपुन के द्वारा, यानी यह जो कर्तव्य था, वक्तव्य, वह लेनपुन की। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 7 की। पंचतंत्र का अरबी अनुवाद किस नाम से किया गया? पंचतंत्र का अरबी अनुवाद कलीला कलीला वादिम्बना। ऑप्शन नंबर सी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 8 की ओर है। अरबों ने सिंध में किन दो का प्रचलन प्रारंभ किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊंट पालन और खजूर उत्पादन। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 9 की ओर है। प्रश्न संख्या 9। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे? भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी अरब के थे। अरब से सबसे पहले आक्रमण हुआ। प्रश्न संख्या 10 की ओर। भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? 711 ईस्वी में हुआ। प्रश्न संख्या 11 की ओर है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय कब हुई थी? इसका सही जवाब 712 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 12 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में अरबों की विजय का परिणाम था? भारत में अरबों की विजय का परिणाम कौन सा कथन था? तो यह याद रखिए, हिंदू समाज में मद्यपान और मांसाहार बढ़ गया, यह सही था। शूद्रों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति, यह भी सही। और तीसरा, अरब ग्रंथों का संस्कृत में, यह गलत। यानी 1 और 2 कथन सही। ऑप्शन नंबर सी जो कि सही होगा। प्रश्न संख्या 13 की ओर। भारत में सर्वप्रथम किस मुसलमान आक्रमणकारी ने जजिया कर वसूला था? ऑप्शन नंबर बी होगा, इसका नाम मोहम्मद बिन कासिम। याद रखिए, मोहम्मद बिन कासिम ये थे। इनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तुर्कों के आक्रमण से पूर्व भारतीय राजवंश, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनते हैं उनका चयन हमने किया है और इसको हम आपके सामने शेयर भी करें। निम्नलिखित में से कौन सा चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी? यह ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता इसकी प्रमुख विशेषता थी। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 2 की बात करें, शब्द है और विवरण है।
याद रख लेना है कि इस संदर्भ में युग्मों पर विचार कीजिए। एरीपति भूमि जिसमें मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था, यह सही है। और तनियूर एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दिए गए ग्राम, यह गलत है। घटिका प्रायः मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय को घटिका के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन डी होगा 1 और 3। पुंडवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में, इसका सही जवाब होगा उत्तर बंगाल। प्रश्न संख्या 4 की ओर है। चोल काल के बिल्लाल होते थे बड़े भूस्वामी। प्रश्न संख्या 5 की ओर। चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में कौन सा वरियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? टोट्टवरियम, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 6 की ओर है। निम्न में से किसने राष्ट्रकूट वंश की नींव रखी थी? दांती दुर्ग ने, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 7 की ओर है। चोलों के शासनकाल में श्रीलंका व दक्षिण भारत के मध्य मुक्त व्यापार का केंद्र कौन सा बंदरगाह था? कैंटन का बंदरगाह, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 8 की ओर है। चतुर्भुज नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? यह चौल कला का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए। 8 का ए। जिजाक भुक्ति प्राचीन नाम था बुंदेलखंड का, ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 10 की ओर है। निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौ सेना शक्ति हेतु प्रसिद्ध था? ऑप्शन नंबर डी होगा, चोल। प्रश्न संख्या 11 की ओर है। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी? राजराज प्रथम ने, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 12 की ओर है। चोल राजाओं में से किस एक ने श्रीलंका शिलोन पर विजय प्राप्त की थी? इसका सही आंसर राजेंद्र प्रथम होगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 13 की ओर है। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध था चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 14 की ओर है। 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? विजयालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 15 की ओर। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था चोल, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 16 को देखें तो चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों से हैं वे कहाँ हैं? वह उत्तर मैरूर में है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 17 की ओर है। 72 व्यापारी यानी 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? कुलोतुंग के समय, कुलोतुंग फर्स्ट के समय में, ऑप्शन ए जो कि सही है। तुर्कों का आक्रमण, अब हम समझेंगे तुर्कों का आक्रमण से भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क मुस्लिम सुबुक्तगीन ही था। सुबुक्तगीन का बेटा महमूद गजनबी था। सुबुक्तगीन का बेटा कौन था? मोहम्मद गजनबी। चलते हैं प्रश्न ए की ओर। मोहम्मद बिन कासिम के बाद भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था सुबुक्तगीन, ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 2 की ओर। तुर्कों ने सर्वप्रथम किस भारतीय शासक को पराजित किया? याद रखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जयपाल। और प्रश्न संख्या 3 की ओर है। मोहम्मद गजनबी ने भारत पर 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक कुल 17 बार आक्रमण किया। उसके इतने अधिक आक्रमणों का उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य क्या था? इसका सही जवाब होगा धन लूटना, ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 4 की ओर है। 1025 से 26 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने के समय वहाँ का शासक कौन था? इसका सही जवाब होगा भीम प्रथम, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 5 की ओर है। 1027 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी का अंतिम अभियान था। इसका सही जवाब जाटों पर याद रखना है, जाटो, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 6 की ओर है। मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के समय कौन प्रसिद्ध लेखक उसके साथ भारत आया था? ऑप्शन नंबर सी, अलबरूनी होगा। फिरदौसी की रचना का नाम था, याद रखिए, शाहनामा। फिरदौसी की रचना का नाम क्या था? शाहनामा था। अब हम दिल्ली सल्तनत से कुछ महत्वपूर्ण विभाग, सल्तनतकालीन विभाग और उनके अधिकारियों के बारे में पढ़ेंगे। तो विभाग का नाम मैं एक जल्दी में पढ़ देता हूँ ताकि आपको समझ में भी आ जाए और उससे संबंधित प्रश्न को आप एक बार जरूर देख भी लें। दीवान विजारत यह विभाग का नाम है। यानी विभाग कौन सा था? वजीर का विभाग था। इसके जो कार्य क्या थे? वित्त संबंधी कार्य व लोक प्रशासन के प्रत्येक विभाग पर नियंत्रण रखना। दीवान ए अर्ज यह सैन्य विभाग हुआ करता था। सैनिकों की भर्ती, सैन्य अभियानों का आयोजन, वेतन निर्धारण, सैनिक निरीक्षण आदि इत्यादि में संबंधित कार्य थे। दीवान ए रिसालत यह विदेश विभाग, धार्मिक विभाग था। विदेशी संपर्क एवं कार्य इनके मुख्य कार्य थे। दीवान ए इंसा या दीवान ए अशरफ शाही सचिवालय, शाही घोषणाओं एवं पत्रों से मसविरे तैयार करना, शाही घोषणाओं को जारी करना, प्रांतीय गवर्नर को पत्र भेजना इत्यादि इसके प्रमुख कार्य थे। दीवान ए कोही यह कृषि विभाग था।
मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था और कृषि भूमि का विस्तार करना, मालगुजारी को सुदृढ़ करना इनके मुख्य कार्य थे। दीवान मुस्तखराज राजस्व विभाग था, यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित किया गया था, जिसमें बकाया भू राजस्व की वसूली करना, राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारियों को की बकाया राशि की जांच करना तथा उसे वसूलना इसके मुख्य कार्य थे। दीवान इस्तेहाक पेंशन विभाग फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को वजीफा देना या सैन्य अभियानों में मृत सैनिकों के आश्रितों को मदद करना यह उसके मुख्य कार्य थे। दीवान बंदगान या दास विभाग हुआ करता था, यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया, जिसमें दासों की संख्याओं में वृद्धि करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना इनके मुख्य कार्य थे। अब है कुछ अधिकारी और उनसे संबंधित कार्य। याद रखिए, आरिज मुमालिक सैन्य विभाग का प्रधान हुआ करता था, सैनिकों की भर्ती करना इनका मुख्य कार्य था। सद्र धार्मिक मामलों के प्रधान हुआ करते थे। वकील दर राजा के व्यक्तिगत व घरेलू कार्यों का प्रमुख हुआ करता था। वरीद मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख हुआ करता था। मुहतसिब शरीयत के अनुसार लोगों के आचरण का निरीक्षण करने वाला अधिकारी हुआ करता था। मुतशरिफ कारखानों की देखभाल, नियंत्रण और हिसाब का लेखा जोखा रखने वाला तैयार करने वाला हुआ करता था। अमीर आखूर अश्वशाला का प्रधान होता था। कारकुन भूमि कर का हिसाब रखने वाला। अमीर हाजिब दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करता था। अमीर वहर आंतरिक नौकायान तथा जल मार्गों का निरीक्षण करता था। अमीर तुजुक उत्सवों के आयोजन का अधिकारी हुआ करता था। शहना मंडी की अगर बात करें तो बाजार मूल्य नियंत्रण, बाट माप की जांच करता था। कोतवाल शहरों में शांति व्यवस्था के लिए उत्तरदायी था। शाहना पील हाथियों की सेना का प्रमुख हुआ करता था। जानदार सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख हुआ करता था। ये थे कुछ महत्वपूर्ण। अब इसके बाद सल्तनतकालीन आर्थिक शब्दावली को जरा समझे, क्योंकि इन शब्दावलियों से भी प्रश्न बनते हैं और अधिक महत्वपूर्ण बनते हैं, जिसको समझना जरूरी हो जाता है। अब वाव अतिरिक्त या गौण कर, अलाउद्दीन खिलजी ने कई नए गौण कर लगाए थे, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने समाप्त कर दिया था, जैसे घरई, चरई आदि कर। प्रश्न, फवाजिल क्या था? फवाजिल राजस्व अधिशेष को फवाजिल के नाम से जानते थे। खिदमती पराजित राजाओं से लिया गया राजस्व या कर खिदमती होता था। महसूल क्या था? भू राजस्व का अनुमान महसूल था। हक एक खोती किसानों से लगान वसूल कर खुद मुकद्दम व चौधरी जैसे स्थानीय अधिकारी दीवान वजारत में राजस्व जमा करते थे। इस परिश्रम के एवज में उन्हें लगान का एक भाग प्राप्त करने का अधिकार था। निर्ख फरमानी राज्य द्वारा घोषित मूल्य था। वफा फरमानी राज्य द्वारा निर्धारित पैदावार था। इक्ता तमलीक ऐसी बंजर भूमि जिसमें खानें पाई जाती थीं। तरकात बलबन द्वारा इक़्तिदारों से जब्त भूमि। हक दीवानी राजकोषीय मांगे। इस तरह के महत्वपूर्ण शब्दावलियों को समझें और उनके अर्थ को याद रखें, ताकि पेपर में इनके प्रश्न जो बनेंगे आपसे छूट ना पाए। अब सल्तनत कालीन को सिक्कों के बारे में भी पढ़ेंगे। मोहम्मद गौरी ने दिहली नामक सिक्का, इसमें एक तरफ लक्ष्मी और घुड़सवार की और दूसरी तरफ घुड़सवार की आकृति थी, तो दूसरी तरफ देवनागरी लिपि में उसका नाम मोहम्मद बिन शाम लिखा था। इल्तुतमिश के द्वारा जारी किए गए सिक्के, चांदी का टंका, तांबे का जीतल। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी में के सिक्के चलाए थे। बलबन चांदी का सिक्का जारी किया था। गयासुद्दीन तुगलक, इसके शासनकाल में सोने के सिक्के के वजन में वृद्धि हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक की अगर बात करें तो पहली बार प्रतीकात्मक टोकन करेंसी जारी की गई थी। अदली नामक कांसे का सिक्का जारी किया गया था। कुछ विद्वानों ने इसे टोकन करेंसी नाम दिया। इसने सर्वप्रथम सिक्कों पर कलमा खुदवाया था। फिरोज शाह तुगलक की अगर बात करें, अद्धा एवं बिख नामक सिक्के जारी किए गए थे। लगान व्यवस्था की अगर बात करें, याद रखें, तो इस तरह से कुछ प्रश्न हैं, तो इनसे जुड़े हुए प्रश्न भी आप ध्यान रखेंगे। सल्तनत कालीन स्थापत्य कला की अगर बात करें तो कुछ शासक के नाम हैं और उनके द्वारा जो स्थापत्य कला है उनसे संबंधित उनको भी याद रखें। कुतुबुद्दीन ऐबक से जुड़ा हुआ कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद तुर्कों द्वारा निर्मित प्रथम स्थापत्य था। दूसरा कुतुबुद्दीन मीनार 2.5 दिन का झोपड़ा, यह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित किया गया। इल्तुतमिश सुल्तानगढ़ी का मकबरा तुर्क शासकों द्वारा निर्मित पहला मकबरा दिल्ली में है। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का अधूरा काम पूरा करवाया था। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में है। गंधक की बावली महरौली जो कि दिल्ली में ही अवस्थित है। बलबन की अगर बात करें तो लाल महल जो कि दिल्ली में है। बलबन का मकबरा विशुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित भारत का प्रथम मकबरा। इसी में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से मेहराब का निर्माण करवाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, अलाई दरवाज़ा श्रीनगर, 1000 स्तंभों वाली महल दिल्ली में।
इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित स्थापत्य कला की चीज़ें। गयासुद्दीन तुगलक की अगर बात करें तो तुगलकाबाद का निर्माण करवाया, तो गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। मोहम्मद बिन तुगलक की अगर बात करें जहां पनाह नगर दिल्ली, आदिलाबाद का किला दिल्ली, निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली। फिरोज शाह तुगलक की अगर बात करें फिरोज शाह कोटला नगर दिल्ली, खाने जहां तेलंगानी का मकबरा, अष्टकोणीय मकबरा का यह प्रथम उदाहरण है। सिकंदर लोदी की अगर बात करें मोट मस्जिद दिल्ली, ये सब इसके प्रमुख स्थापत्य कला के उदाहरण हैं। चलते हैं दिल्ली सल्तनत से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को क्रम से समझते हैं। पहला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का सुल्तान कब बना? इसका सही जवाब हो 1206 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न, दिल्ली में गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। प्रश्न संख्या 3 की ओर है, चालीसा मंडल का गठन किस शासक ने किया था? इल्तुतमिश ने। प्रश्न संख्या 4 की ओर है, रजिया के पतन का सबसे प्रमुख कारण एलिफिंस्टन ने माना उसका स्त्री होना। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 5 की ओर है, राज्यत्व का सिद्धांत किसने स्थापित किया था? बलबन ने। प्रश्न संख्या 6 की ओर है, निम्नलिखित में से कौन सल्तनत कालीन विद्वान नहीं था? अब्बास खान शेरवानी। चालीसा मंडल को निम्नलिखित में से कौन से सुल्तान ने भंग किया? बलबन ने। अब मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए। दीवान ए अर्ज, यह सैन्य विभाग से जुड़ा हुआ था। सिजदा, यह दंडवत होने की प्रथा थी। पाबोस, कदम चूमने की प्रथा थी। और अफरासियाब, यह सैन्य विभाग था। इस तरह से अफरासियाब यह सैन्य विभाग था। याद रखना है, इसमें मिलान जो करना है, यह पहले का 3 सैन्य विभाग, दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग, फिर सिजदा दंडवत होने की प्रथा, और पाबोश कदम चूमने की प्रथा, और साथ में अफरासियाब जो वंश से जुड़ा हुआ था। सामने डी का 4। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न संख्या 9 की ओर है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक इल्बरी तुर्क नहीं था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही जवाब होगा। अरबी परंपरा के अनुसार भारत में नई मुद्रा व्यवस्था लागू करने का श्रेय किसे जाता है? इल्तुतमिश को। प्रश्न संख्या 11 की ओर है, सल्तनत काल में अमीर ए आखूर कहलाता था, यह अश्वशाला प्रमुख कहलाता था। अमीर ए आखूर अश्वशाला प्रमुख। तबकात ए नासिरी किसकी कृति है? मिनहास उज सिराज की। ऑप्शन नंबर बी सही है। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया है? इल्तुतमिश को। ऑप्शन नंबर डी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 14 की ओर है, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 15 की ओर है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? चौगान की खेलते समय घोड़े से गिरने से उनकी मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन नंबर डी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 16 की ओर है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? यह एक मस्जिद है। प्रश्न संख्या 17 की ओर है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 18 की ओर है, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? रजिया सुल्तान। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 19 की ओर है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्न में से किसके शासनकाल में आया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। प्रश्न संख्या 20 की ओर है, प्रश्न संख्या 20, दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? इसका सही जवाब होगा इल्तुतमिश। प्रश्न संख्या 21 की ओर है, चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तेमुजीन था। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 22 की ओर है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी? जिले-ए-इलाही की। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 23 की ओर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सत्य नहीं है? तो बलबन के कथन के संबंध में सत्य नहीं है, उसमें इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया था, यह सही नहीं है। बाकी सारे सही लिखे हुए हैं कि उन्होंने नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, यह सही है। तुर्कान ने चहलकानी का प्रभाव समाप्त किया, यह भी सही है। बंगाल के विद्रोह का दमन किया था, यह भी सही है। लेकिन जो सत्य नहीं था, इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ करना। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 24 की ओर है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। 25वां प्रश्न, दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने दक्षिण भारत में अनेक राज्यों पर विजय प्राप्त की थी, वह अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति पहली बार लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न संख्या 27 की ओर है, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेनानायक कौन था? मालिक कफूर था। प्रश्न संख्या 28 की ओर है, राज्य का वेतन प्राप्त करने वाली सल्तनत की सबसे विशाल सेना की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। प्रश्न संख्या 29 की ओर है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला कथन, अलाउद्दीन के लगान एवं कर संबंधी सुधार पूर्णतः विफल सिद्ध हुए, यह बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन के आर्थिक सुधार में राज्य की आर्थिक नीति को कमजोर किया, जिससे साम्राज्य विस्तार के संसाधनों का अभाव हो गया था, यह दोनों सही। ऑप्शन नंबर
इसका सी होगा, 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित प्रश्न संख्या 30 की ओर है। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम शासक कौन था जिसने भू राजस्व के निर्धारण के लिए जमीन की माप पैमाइश को आधार माना था तथा महत्वपूर्ण वर्ग खुद तथा मुकद्दम को भी भू राजस्व देने को कहा जिस तरह आम जनता देती थी? वे थे अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 31 की ओर है। घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न संख्या 32 की ओर। अलाउद्दीन खिलजी ने किस क्षेत्र की विजय के बाद उसका नाम बदलकर खिरजाबाद कर दिया था? चित्तौड़ का नाम उन्होंने बदल करके खिरजाबाद कर दिया था। प्रश्न संख्या 33 की ओर है। दीवान रियासत का कार्य था व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण करना, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 34 की ओर है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? वो रामचंद्र देव था। अलाउद्दीन खिलजी के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव, ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 35 की ओर है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किया था? इसका सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 36। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान व मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? वह सिंधु, ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 37 की ओर। मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर कब बैठा था? 1325 ईस्वी में, 1325। प्रश्न संख्या 38 की ओर है। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तित करने वाला पहला शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 39 की ओर है। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा किस नाम से जानी जाती है? फतुहात ए फिरोजशाही, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 40 की ओर है। निम्नलिखित शासकों में से वह कौन था जिसके संबंध में सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने कहा दिल्ली अभी दूर है? गयासुद्दीन तुगलक, इसका सही जवाब होगा गयासुद्दीन तुगलक। प्रश्न संख्या 41 की ओर है। निम्नलिखित शासकों में वह कौन था जिसके जैन आचार्य राजशेखर तथा जीन प्रभु सूरी के साथ वाद विवाद एवं उन विद्वानों को धन आदि भेंट करने के प्रमाण मिले हैं? इसका सही जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 42 की ओर है। निम्नलिखित शासकों में से किसे मध्यकालीन भारत का कल्याणकारी निरंकुश सुल्तान कहा गया है? इसका सही जवाब होगा फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न संख्या 43 की ओर है। निम्नलिखित में से किस नगर या किन नगरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था? इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। फतेहाबाद, फिरोजाबाद, फैजाबाद, जौनपुर, हिसार, फिरोजा और फिरोजपुर। इसका मतलब सही जवाब होगा ऑप्शन 1 2 4 5 6। 43 का सी ऑप्शन होना चाहिए, 43 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 44 की ओर है। निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु पर बदायूं ने कहा कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसकी सुल्तान से मुक्ति मिल गई है? मोहम्मद बिन तुगलक, इसका सही जवाब होगा। मंगोल आक्रमणकारी तैमूर ने किस सुल्तान के कार्यकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? नसीरुद्दीन मोहम्मद, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 46 की ओर है। ब्राह्मणों से जजिया कर लेने वाला सुल्तान था? ब्राह्मणों से जजिया कर लेने वाला सुल्तान, ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक था, एक्चुअली फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न संख्या 47 की ओर है। प्रश्न इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, ऑप्शन नंबर डी। होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? वह मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 49 की ओर है। मध्यकालीन राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था, ऑप्शन नंबर डी, जो कि सही है। प्रश्न संख्या 50 की ओर है। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन सा था? इस नसीरुद्दीन मोहम्मद, ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 51 की ओर है। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, वह था फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 52 की ओर है। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? इसका सही जवाब होगा फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 53 की ओर है। दीवाने कोही किस सुल्तान से संबंधित है? इसका सही जवाब मोहम्मद बिन तुगलक होगा। प्रश्न संख्या 54 की ओर है। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 55 की ओर है। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 56 की ओर है। तारीख मुबारक शाही किसकी जीवनी है? मुबारक शाह की जीवनी है। तारीख फिरोजशाही मुबारक शाह की जीवनी है। प्रश्न संख्या 57 की ओर है। बहलोल लोदी ने किस सैयद वंश के शासक को अपदस्थ कर दिल्ली में लोदी वंश की स्थापना की थी? तो अलाउद्दीन शाह
एक्चुअली इसका सही जवाब होगा अलाउद्दीन शाह, ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 58 की ओर है। सिकंदर लोदी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, इसलिए इसका जवाब होगा ऑप्शन 1 और 2 दोनों। यानी इसने बहलोल लोदी द्वारा अपनाए गए अफगानी राजत्व सिद्धांत को त्याग कर स्वयं को सुल्तान घोषित कर लिया था। साथ ही इसने निरंकुश राजतंत्र की अवधारणा को पुनः विकसित किया तथा अफगानों की स्वतंत्रता एवं विरोधी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाकर उन्होंने नियंत्रित किया था, ऑप्शन नंबर सी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 59 की ओर है। गुलरुखी उपनाम से कौन शासक फारसी में कविताएं लिखता था? गुलरुखी सिकंदर लोदी। याद रखिए गुलरुखी के उपनाम से कौन से शासक कविताएं लिखता था? तो सिकंदर लोदी ने। प्रश्न संख्या 60 की ओर है। लज्जत ए सिकंदर शाही ग्रंथ किससे संबंधित है? संगीत से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 61 की ओर है। किस लोदी शासक ने भूमि की माप के लिए गज ए सिकंदरी नामक पैमाना चलवाया था? इसका सही जवाब सिकंदर लोदी होगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 62 की ओर है। मियाँ बुआ जिसने तिब्बत ए सिकंदरी नामक औखदी ग्रंथ की रचना की थी, किसका वजीर था? यह याद रखिए। प्रश्न संख्या 62 क्या इसका सही आंसर होगा? सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 63 की ओर है। लोदी काल की प्रमुख इमारत मोट की मस्जिद कहाँ स्थित है? दिल्ली में, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 64 की ओर है। तैमूर ने दिल्ली से वापस जाते समय किसे लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का राज्यपाल बनाया था? इसका सही जवाब होगा खिज्र खां को, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 65 की ओर है। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? इसका सही जवाब होगा मोहम्मद शाह। अफगान मूल के कौन थे? लोदी थे, सिकंदर लोदी थे। प्रश्न संख्या 66 की ओर है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने आगरा नगर बसाया था? सिकंदर लोदी ने आगरा नगर बसाया था। प्रश्न संख्या 67 की ओर है। महाराणा संगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो खतौली के युद्ध में, खतौली, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 68 की ओर है। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से सही कालक्रम क्या है? तो बहलोल लोदी, उसके बाद सिकंदर लोदी, उसके बाद इब्राहिम लोदी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो कि सही क्रम है। प्रश्न संख्या 69 की ओर है। तैमूर आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? सैयद वंश का, याद रखना है, सैयद वंश, ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 70 की ओर है। विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पहला, यह तो भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी, बिल्कुल सही है। और कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे, यह भी सही है, यानी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, यानी सी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 71 की ओर है। जौनपुर नगर किसकी स्मृति में बसाया गया था? मोहम्मद जौना खां के स्मृति में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 72वां प्रश्न। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा गया है? जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा गया, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 73 की ओर है। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता था, जैनुअल आबदीन, ऑप्शन नंबर डी जो कि सही जवाब है। सही जवाब जैनुअल आबदीन है। प्रश्न संख्या 74 की ओर है। सुमेलित करना है, देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका प्रश्न संख्या 74, प्रश्न संख्या 74 का ऑप्शन नंबर डी यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर, यह सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित है। बाज बहादुर मालवा से संबंधित है, कुतुब शाह गोलकुंडा से संबंधित है और सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात से संबंधित है, लेकिन यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर से संबंधित नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन गलत है। दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रण अधिकारी, ऑप्शन नंबर सी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 76 की ओर। निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? हुसैन शाह सरकी ने, ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 77 की ओर। बहमनी राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन ने, बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन ने की थी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। राज्य और राजवंश है तो बरार जो इमाद शाही वंश से संबंधित हैं, बीजापुर जो आदिल शाही वंश से संबंधित हैं और अहमदनगर निजाम शाही वंश से संबंधित हैं, गोलकुंडा कुतुब शाही से संबंधित है। इस तरह से इनका क्रम जो होगा ऑप्शन नंबर बी जो कि सही जवाब है। प्रश्न संख्या 79 की ओर है। हरिहर एवं बुक्का, याद रखिए कथा की सही कथन असत्य कथन कौन से हैं? असत्य कथन पूछा गया है, तो हरिहर और बुक्का वारंगल के काकतियों के सामंत थे, यह सही बात है। इस्लाम स्वीकारने के पश्चात हरिहर और बुक्का को मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत में विद्रोह दमन के लिए भेजा था, यह भी सही है। हरिहर और बुक्का के गुरु विद्यारण्य थे, यह भी सही स्टेटमेंट है। प्रश्न चौथा जो है, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर को तुंगभद्रा नदी के किनारे बसाया था, यह भी सही स्टेटमेंट है। तो पूछा गया इसमें से सही गलत कौन सा स्टेटमेंट है?
इनमें से कोई नहीं, सभी सही। ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न संख्या 80 की ओर है। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 81 की ओर है। अमुक्त माल्यद किस शासक की रचना है? तो कृष्णदेव राय की रचना है। ऑप्शन नंबर डी, अमुक्त माल्यद। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 82 की ओर। किस संगम वंशीय राजा ने चीन में एक दूत मंडल भेजा था? बुक्का प्रथम ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 83 की ओर। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? नागलापुर की। ऑप्शन नंबर बी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 84। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था देवराय द्वितीय के राज्यकाल में। ऑप्शन बी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 85 की ओर। निकोलो दी कोंटी कौन था? इटली का एक यात्री था, उसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, यात्रा की थी। ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 86 की ओर। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार शायन को आश्रय प्राप्त था विजयनगर राजाओं का। ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 87 की ओर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का पहचान कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा इसका सही जवाब में होगा कि असत्य कथन पूछा गया है। तो विजयनगर कालीन समाज में सती प्रथा प्रचलित थी। हाँ, प्रचलित थी, यह सही स्टेटमेंट है। लेकिन अभी आपको बताना है गलत स्टेटमेंट क्या है। दूसरा, विजयनगर कालीन समाज में क्षत्रियों के विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती थी। अरे गलत, सही बात है, क्षत्रियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती थी। विजयनगर कालीन समाज में विवाह कर सामाजिक एवं सामुदायिक कर के रूप में आरोपित था। यह भी सही है। विजयनगर साम्राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी। उपज का 1/6वां भाग कर के रूप में वसूला जाता था। यानी यह चारों के चारों सही स्टेटमेंट है, लेकिन पूछा गया था असत्य कौन है? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न संख्या 88 की ओर है। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में लड़ा गया था विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच में। प्रश्न संख्या 89 की ओर है। 1303 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किस सेना को वारंगल में परास्त किया था? इसका सही जवाब हुआ अलाउद्दीन खिलजी की सेना को। प्रश्न संख्या 90। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर पर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? वह हम्पी में अवस्थित है। तो ये थे 90 प्रश्न जो दिल्ली सल्तनत से संबंधित और बहुत ही महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है इन 90 प्रश्नों में से अधिकतर प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि हमारी सारी कल्पनाएं सही हों।